नमस्कार दोस्तों, आज है 15 जनवरी। आज के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। पहला आर्टिकल है इम्पोर्टेंट सोनमर्ग सुरंग के बारे में। अब इसी से संबंधित एक आर्टिकल हम पहले कर चुके हैं। दूसरा आर्टिकल क्यों आया है ये? तो हुआ क्या है कि जो मोदी जी के द्वारा इस सुरंग का उद्घाटन किया है, पिछली बार चर्चा में था कि ये बन कंप्लीट हुई थी, तो अब ये उद्घाटन हुआ है। तो जो हमने पिछली बार पढ़ा था जेड मोर सुरंग, उसका अब नाम भी बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया है सोनमर्ग सुरंग। तो सोनमर्ग सुरंग अब नाम हो गया है जैडमूर सुरंग का। अब इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जैडमूर इसे क्यों कह रहे हैं? तो जेड आकार के इसमें मोड़ थे, तो जैडमूर सुरंग इसमें कह रही है, लिखा है जैडमूर सुरंग। तो था क्या, ये रोड जो था हाईवे जो वाला, ये रोड टनल ये ऐसे है जेड आकार की, या ऐसे करेंगे तो ऐसे जेड आकार की, तो इस वजह से ये जेड शेप ले रहा है, तो जेड आकार की कह दिया। श्रीनगर से स्टार्ट हो रहा है, गांदेरबाल से होते हुए बीच वाले एरिया ही में यहाँ पे सोनमर्ग पड़ेगा, और उससे आगे चलते चलते ये कारगिल तक लास्ट तक जाएगी, जब ये जोजिला टनल पूरी हो जाएगी। अब ये पार्ट किसका है? जोजिला सुरंग का। तो जोजिला जो टनल प्रोजेक्ट है उसी का एक पार्ट है सोनमर्ग सुरंग। तो ये समझ में आया कि ये क्योंकि ये 14.15 किलोमीटर है, तो 14-15 किलोमीटर है ये, और ये कितनी 6.5, तो जोजिला का ही पार्ट है सोनमर्ग सुरंग। फायदा क्या होगा इससे कि कश्मीर से अगर लद्दाख जाना हो, कश्मीर और से लद्दाख वाले एरिया में जाना हो दूसरी साइड, तो क्या करेंगे, ये सुगम हो जाएगा और साल भर खुला रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भूस्खलन हिमस्खलन वगैरह होते रहते हैं, इस वजह से। तो ये जो देखा हमने जोजिला टनल का ही पार्ट है, और ये पूरी सुरंग है यहाँ से लेके श्रीनगर से लेह तक कंप्लीट होने के बाद ये बन जाएगी। अब सोनमर्ग या जैडमोर सुरंग है उसके बारे में देखते, तो गांदरबल कश्मीर में जगह है, वहां पे ये 8,500 फीट के आसपास हम याद कर लेंगे, इतने फीट की है। तो 86-50 फीट की है, गांदरबल में ऊंचाई पर स्थित है। लंबाई 6.5 किलोमीटर के आसपास है, दो दस ही है, मतलब दोनों रोड है। और पहुंच मार्ग है इसका 5.6। पहुंच मार्ग का मतलब है टनल जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उस टनल तक पहुंचने के लिए भी तो रोड होगी, तो वो 5.5 किलोमीटर के आसपास है। उद्देश्य क्या है? NH1 हुआ करता था जो लेह, मतलब हुआ क्या है, तो NH1 जो मार्ग है श्रीनगर से लेह वाला लद्दाख के लिए, उस पर भूस्खलन और हिमस्खलन हो जाता है, वो आजकल ज्यादा होने लगा है, तो इस वजह से ये बाईपास करने के लिए ये टनल बनाई गई है। निर्माण कहाँ हुआ है? तो थाजीवास ग्लेशियर के नीचे ही निर्माण हुआ है इसका। ग्लेशियर ही में दिक्कत होती थी, तो यहाँ पे ग्लेशियर के नीचे कौन सा है? थाजी बास। तो थाजी बास है। और जो विकास कैसे हुआ, तो BRO जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव वाला होता है अपना, जो सीमाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह, वहां पे जब रोड या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो BRO के द्वारा बनाया जाता है। तो उन्हीं के द्वारा 2015 में ये स्टार्ट किया था, पर बाद में ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है NHIDCL को। तो NHIDCL ने विकसित किया है अंतिम रूप से। क्या है इसकी फुल फॉर्म? तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलप किया है इसे, और शुरुआत की थी BRO से। तो पूछा जा सकता है यही कि बी ऐसे कह देगा कि ये BRO के द्वारा पूरी तरह डेवलप है, तो ऐसा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। टोल टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा। सोनमर्ग सुरंग का महत्व क्या हो जाएगा? जब जोजिला सुरंग पूरी हो जाएगी तो कश्मीर और इस वाले एरिया में सैन्य के लिए LOC और LAC तक, दोनों तक पहुंच आसान हो जाएगी। और जोजिला सुरंग जो कि उसी का पार्ट है ये, वो कश्मीर से सोनमर्ग को कारगिल द्रास तक जोड़ता है। भारत का सबसे लंबी ये सुरंग हो जाएगी, और एशिया की दूसरी, मतलब सबसे लंबी द्वैदशी सुरंग हो जाएगी, दो दो सुरंगों की। श्रीनगर और कारगिल और लेह के बीच में सभी जो मौसम होंगे उसमें संपर्क स्थापित करेगी। तो ये हुआ। अब चूंकि हम देख रहे हैं दर्रे, क्योंकि ये सोनमर्ग में जोजिला दर्रा आ रहा है, तो ये जो हमने पढ़ा है अभी, कौन सा वाला? अभी सोनमर्ग वाले एरिया में। और सोनमर्ग वाला एरिया जो है वो कहाँ पे? जोजिला सुरंग पे है। तो जोजिला वाला दर्रा है ऐसे ही, तो कुछ और दर्रे भी हैं, तो देखते हैं। अब दर्रे क्या होते हैं? जो पहाड़ है, तो पहाड़ के बीच में जो एरिया होता है जहाँ पे निकासी हो सकती है, चल सकते हैं, तो वो दर्रे होते हैं। जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, दर्रों से ही प्रवाह जो हुआ करते थे विदेशी आक्रमण, जैसे अलेक्जेंडर सिकंदर आया या कोई, तो दर्रों के माध्यम से ही आते थे। अब कुछ इंपोर्टेंट दर्रे हैं लेह लद्दाख वाले एरिया में, जैसे खारदुंगला दर्रा। तो लेह से सियाचिन
सियाचिन के ग्लेशियर के बीच है, तो लेह लद्दाख इधर की तरफ पड़ जाएगा ऊपर। खा जो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे ऊंचाई पे, अभी इनको जोड़ देगा खारदुंगला। तो इसे याद कर सकते हैं, सियाचिन वाला एरिया खतरनाक टाइप का है तो खारदुंगला दर्रा क्योंकि सबसे ऊपर है। उसके बाद है थांगला दर्रा। तो काराकोरम में माउंट और जो काराकोरम में माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, केटू जिसे कहते हैं, केटू में स्थित है। यह लद्दाख को चीन के सिंगजियांग प्रांत से जोड़ता है। तो थांगला दर्रा है वो कह सकते हैं काराकोरम मतलब भारत को चाइना वाले एरिया से जोड़ देगा, तो लद्दाख को जिंगजियांग प्रांत है जो वहां पे जोड़ेगा। उसके बाद है थांगला, तो थांगला हो गया। उसके बाद है चांगला दर्रा। चांगला कहाँ है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ेगा। तो चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत वाले एरिया से जोड़ेगा, जो नीचे वाला एरिया तिब्बत वाला। लानकाला दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख को अक्साई चिन से जोड़ेगा। जो अक्साई चिन कौन सा है, जो भारत का ही हिस्सा है जो चाइना ने कब्जा करके रखा है, अक्साई चिन। तो इन्हें जोड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ, जैसे अभी हमने देखा था लानकला दर्रा। यहाँ पे देखा था लानकला दर्रा, तो ये कहा था लद्दाख को लासा वाले एरिया मतलब अक्साई चिन में लद्दाख और लासा, तो ये अपना लद्दाख है उधर लासा, तो लानकला दर्रा हो जाएगा। लद्दाख लासा और लानकला सब ला से है ये वाला। उसके बाद है चांगला दर्रा, हमने देखा ये रहा चांगला दर्रा बीच में। उसके बाद है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा ऊपर की तरफ मिलेगा थोड़ा, खारदुंगला दर्रा। क्यों खारदुंगला, क्योंकि सियाचिन के पास था ना, तो ऊपर की तरफ मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर ये वाला है ऊपर वाले एरिया में, तो ये है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट हो गए इधर रहे। अब और देखें इसमें, जैसे है यहाँ पे है खारदुंगला दर्रा, तो खारदुंगला हमें दिख रहा है लेह वाला टाउन है वो यहाँ पे। उसके बाद ऊपर है नुब्रा वैली और इधर है सियोक वाला एरिया। अब जो अभी देखा हमने है वो कौन सा है, जोजिला। जोजिला से श्रीनगर से हम कारगिल होते हुए लेह तक जाएंगे, तो कौन सा बीच में पड़ेगा, जोजिला वाला। देखा ये रहा जोजिला वाला। ऐसे ही पीर पंजाल रेंज, तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर की तरफ अगर हम जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा, पीर पंजाल रेंज पड़ जाएगा, पीर पंजाल पास पड़ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल ये वाला रहा, तो पीर पंजाल के साइड में कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। तो ये देखें। उसके बाद है जोजिला के बारे में, तो जोजिला, अब जोजिला जो इधर हमने देखा था, जोजिला दर्रा, वो श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है। तो इसे याद करना आसान है। क्यों, क्योंकि ऐसे याद कर लो, दो जिले हैं, दो जिले, जोजिला को याद कर लो दो जिला से। तो दो जिला से क्यों, क्योंकि दो जिले अलग अलग राज्य के हो गए ना अब तो। लद्दाख लद्दाख वाला एरिया है और कश्मीर कश्मीर में है, तो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ रहा है। तो दो अलग अलग जिले हैं, तो कश्मीर को लद्दाख। अब सोनमर्ग दर्रा का देख ही लिया, ये चित्र अभी का है। उसके बाद है अगला आर्टिकल है, ये भी हमने रिवाइज किया था पिछली बार, एक बार आ चुका है ये, कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसने क्या किया है, उसकी स्थायी कमेटी ने तेल और गैस के अन्वेषण की मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे दे दी गई है, तो यहाँ पे जो असम में जो वन्य जीव है, तो असम में वन्य जीव वाला कौन सा है, तो होलुंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे ये दे दी गई है मंजूरी। तो प्रस्ताव की किसने दी है, NVWL की आधार पर, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, उनकी समिति के आधार पर ये दिया गया है। तो अब असम का थोड़ा मैप देख लेते हैं, ये हमने पिछले आर्टिकल में देखा था, पिछले कल के वीडियो में। तो होलोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। अब इसे देखते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब ये आ सकता है ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में, ब्रह्मपुत्र के उत्तर में, तो कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण की तरफ होलोंगा पार करके दर रहा है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नीचे की तरफ। और देख लेते हैं असम के, तो ये है मानस। उसके बाद है ओरांग नेशनल पार्क, तो मानस है और ओरांग नेशनल पार्क है। उसके बाद है लखोवा करके है, और काजीरंगा जो सबसे मेन है, कल हमने गेंडे वाले में देखा था इसे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, सर है डिब्रू शेखोवा। तो मेनली छह हैं, तो मानस हो जाएगा, ओरंग याद रख करके रखना है, मानस और ओरंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो जरूरी है वो काजीरंगा है और डिब्रू शेखोवा है। और ये सब किधर दिख रहा है हमें, लगभग लगभग नदी के आसपास ही दिख रहे हैं। मानस थोड़ा ऊपर है और होलोंगला दर्रा जो होलोंगा पार वो है गिब्बन सेंचुरी, वो नीचे की तरफ है। अब इसमें और देखते हैं, जैसे काजीरंगा बिल्कुल नदी के दक्षिण में है, नदी के टच वाले एरिया ही में, ब्रह्मपुत्र नदी के। तो ये याद रखना, मानस थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ जाएगा। तो ये है। अगला देखते हैं इस गिब्बन के बारे में। तो गिब्बन जो है ये वाला, ये एप में सबसे छोटा है और फास्टेस्ट है। अगर छोटा है तो सबसे फास्टेस्ट है। और दुनिया में 20 जो प्रजातियां पाई जाती हैं इन बंदरों की, तो एप्स की, वो उनमें से एक प्रजाति है। और ये सेकंड लार्जेस्ट गिब्बन है आफ्टर सेमांग करके। सेमांग के बाद है, सेमांग ये रहा, और इनके बाद है। 25 साल तक इनकी लगभग एज होती है। तो ये है इम्पोर्टेंट। इनका हैबिटेट देखें, अगर आप गिब्बन को दो भागों में डिवाइड कर
दिया गया, एक ईस्टर्न गिब्बन और एक है वेस्टर्न गिब्बन। अब क्यों ऐसा किया है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट का मैप देखें तो म्यांमार वाली सीमा ये मान लेते इधर है म्यांमार, तो इधर के जो गिब्बन होंगे उन्हें क्या कहेंगे, ईस्टर्न गिब्बन, और इधर के जो गिब्बन होंगे अपने और बांग्लादेश वाले एरिया के, इन्हें क्या कहेंगे, वेस्टर्न गिब्बन। तो वेस्टर्न गिब्बन में म्यांमार से अपनी साइड आएंगे तो पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल वही उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये सब है, तो उन्हीं एरिया में पाया जाएगा ये। तो ये रहे वो बांग्लादेश और उसके आसपास वाला अपना एरिया, इन्हें कहते हैं, मतलब ये आते हैं इंडेंजर्ड में। फिर बात करते हैं ईस्टर्न हुलू गिब्बन की, जो होगा म्यांमार वाले एरिया में ईस्टर्न हुलू, ये आते हैं वल्नरेबल में। तो ये है। अब यहाँ पे क्यों फेमस है ये वाला एरिया, तो जो ये एरिया है असम का, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो होलुंगा वाला है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले हैं, और यहाँ पे जोरहाट जो है डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे एक और जीव पाया जाता है जो भारत में अकेले यहीं पाया जाता है, और बंदर की प्रजाति में, ये एकमात्र बंदर की प्रजाति में है, इन्हें कहते हैं स्लो लॉरिस, बंदर की प्रजाति के ये, तो रात में सक्रिय होते हैं, बाकी सब दिन में होते हैं, ये एकमात्र हैं भारत में जो रात में सक्रिय होते हैं, इन्हें कहते हैं स्लो लॉरिस। तो स्लो होते हैं थोड़े, तो स्लो लॉरिस याद कर लेना। अब एप और मंकी में क्या अंतर होता है, बंदर ही श्रेणी में आते, इन्हें प्रिमेट्स कहते हैं, मतलब पुराने पूर्वज इन्हीं के आधार पर बने हैं। तो इनमें दो होते हैं, एक एप होते हैं, एक मंकी होते हैं, इनमें अंतर क्या है, तो एप में पूंछ नहीं होती है, जैसे चिंपैंजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला और गिबन, इनमें पूंछ नहीं होती है, और ये थोड़े बुद्धिमान होते हैं। जैसे हुलू गिब्बन भी तो आ गया, ये वाला हुलू गिब्बन, तो गिब्बन में क्या होगी, पूंछ नहीं होगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा, गिब्बन पूंछ होता ही है, तो ये। अब इन सारे में से अपने यहाँ तो केवल एक ही पाया जाता है, अपने यहाँ ये तो पाए नहीं जाते, चिंपैंजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला, अपने यहाँ क्या पाया जाता है, केवल भारत में गिब्बन पाए जाते हैं, तो एक ही पाया जाता है। अब हम बात करें मंकी, जो हम देखते हैं बंदर, इनमें पूंछ पाई जाती, इनका आकार शरीर का छोटा होता है, और इनमें बुद्धि का स्तर भी कम होता है, तो बॉडी का साइज भी कम है, और बुद्धि का स्तर भी कम है इनमें, जो हम बात करके मंकी की। पर जो एप होते हैं, चूंकि ये ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन के नजदीक होते हैं, चिंपैंजी, ओरंगुटन, गोरिल्ला और गिबन, तो इनमें दिमाग का स्तर कैसा होता है, विकसित थोड़ा होता है। तो स्लो लॉरेस हमने पढ़े हैं, बंदर की प्रजाति में जो रात में सक्रिय होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इसी एरिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो इतना देखा हमने। अब जो ऑर्डर है प्रिमेट्स का वो देखते हैं। तो सबसे पहले आए थे लेमूर, जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें लेमूर की भी चर्चा आती है, तो लेमूर है। लेमूर के बाद होता है तरसियर्स करके, उसके बाद है जो मंकी, जो हम अभी देखते हैं जो मंकी, वो है। अब मंकी के बाद ओल्ड मंकी और मंकी, ये जो है वर्ड, इनके बाद ये थोड़ा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया गिब्बन, ओरंगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमन। तो ह्यूमन से पहले कौन सा होगा, चिंपैंजी, जो थोड़े कम विकसित होंगे ह्यूमन, उससे पहले गोरिल्ला, और उससे पहले ओरंगुटन, और उससे पहले गिबन। तो इन गिबन की बात हो रही है अभी भारत में, तो वो अभी अपनी श्रेणी से कौन सी श्रेणी में, मतलब चौथे स्टार्ट में इस स्तर पे पाए जाएंगे। तो ये है। तो ओरंगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमंस और गिबन्स ये रहे, और बंदर अभी कहाँ पे, ये वाला है। अब जो अभी हम बार बार देख रहे हैं एरिया, तो अब थोड़ा असम का एरिया ही देख लेते हैं। तो असम में मिकिर हिल्स है और रेंगमा हिल्स है। तो मिकिर और रेंगमा हिल्स है, ये असम में है, क्योंकि ये वाला एरिया असम का है। तो असम में मिकिर हिल्स है और रेंगमा, अगर पूछ लेगा तो अब आ सकता है इसी एरिया में। अब इधर हो गया, इधर की तरफ ये हम गारो खासी जयंती हम देखते हैं, और यहाँ पे नोकरेक पीक है, जो गारो हिल्स में, नोकरेक इधर की सबसे ऊंची है मेघालय में, तो ये कौन सी है, गारो में है नोकरेक। और इधर है एक नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती, हाईएस्ट पीक है नागालैंड की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही है। मिजोरम में ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है, तो इस साइड की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब होलोंगा पार गिबन है वन्य जीव, इसके बारे में बात करते हैं, तो हमने देख ही लिया। ये एकमात्र अभ्यारण्य है, ये भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कोई गिबन पाया जाता है, और जो गिबन के नाम पे है। तो ये एकमात्र है जो किसी गिबन के नाम पे है, तो गिबन के नाम पे, तो इसे क्या कहते हैं, होलोंगा पार करके। तो ये है। और यहाँ पे जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है, क्योंकि अभी हमने मैपिंग में देखा था, ब्रह्मपुत्र नदी तो थोड़ा ऊपर से जा रही है, थोड़ा दक्षिण में, तो कोई नदी है, तो भोगदोई नदी है। तो कौन सी नदी है, भोगदोई नदी है। और यहाँ पे अर्धजलीय पौधे पाए जाते हैं, अर्धजलीय पौधे मतलब जो पानी के ऊपर भी रहते हैं और पानी के नीचे भी, दोनों ओर उनकी जड़ें और हिस्सा आधा आधा रहता है। वनस्पति देखें तो यहाँ पे होलोंग पेड़ का वर्चस्व है, हर चीज यहाँ पे होलोंग पार करके ही, होलोंग करके होलोंग पेड़ का वर्चस्व है। सदाबहार टाइप का यहाँ पे पाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट है। एकमात्र गिब्बन अभी देखा हमने, हुलू गिब्बन है, होलोंग पेड़ है यहाँ पे, तो वही है। और यहाँ पे देखा स्लो लॉरिस पाए जाते हैं, रात्रिचर होते हैं।
गिब्बन की और क्या विशेषता होती है? बानरों में ये सबसे छोटे, सबसे तेज होते हैं। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय पाए होते हैं। और चूंकि हमने देखा था मंकी से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि ये बुद्धिमान ज्यादा होते हैं थोड़ा। पश्चिमी हुलूक गिब्बन जो कि हमने देखा था कहाँ, हमारे यहाँ कौन से पाए जाते हैं? पश्चिमी। और म्यांमार में कौन सा? पूर्वी। तो म्यांमार में ये हो गया जो अरुणाचल प्रदेश असम के उस साइड पाए जाएंगे। और पश्चिमी वाले जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में दिबांग नदी के पूर्व में पाए जाएंगे। तो ये वाला एरिया हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश असम वाले एरिया में भी पूर्वी उलू गिब्बन के कुछ हिस्सा मिल जाता है। और भारत के बाहर दक्षिण पूर्व मतलब चाइना म्यांमार में ही ये ज्यादा पाए जाते हैं। और वो पश्चिमी उल्लू कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी म्यांमार में। मतलब पश्चिमी म्यांमार का मतलब म्यांमार से इस साइड पाए जाएंगे। तो ये देख लिया। 1972 की अनुसूची वन में है ये। उष्णकटिबंधीय पेड़ों पर रहते हैं, क्योंकि ये एरिया कौन सा है? उष्णकटिबंध का है ये। तो पाए जाते हैं। अब ये बात जो कही थी वो सब किसने अभी डाटा बताया था कि यहाँ पे गैस की खुदाई कर लो होलोंगाबाद में? तो ये नेशनल वन्यजीव बोर्ड था। तो वन्यजीव बोर्ड का गठन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। सलाहकारी प्रकृति का है। और वन्य जीवों की नीतियों के संबंध में सलाह सरकार को सलाह देता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में कोई भी परिवर्तन करना हो सीमाओं में, तो एनवीडब्ल्यूएल जो है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वाला, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो इन संस्था के बिना, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इसके बिना अनुमति के कोई भी सीमा में चेंज नहीं हो सकता है। तो अब इतनी बड़ी संस्था है वन्यजीव बोर्ड, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं बोर्ड के? प्रधानमंत्री जी करेंगे। उपाध्यक्ष पर पर्यावरण मंत्रालय करते हैं। इसमें कई प्राइवेट, मतलब प्राइवेट का मतलब है जो ज्योग्राफी के संरक्षण पारिस्थितिकीविद होते हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। तो मेन है कि 47 सदस्यों की समिति होती है। छोटी मोटी समिति नहीं है, बहुत बड़ी है। 47 सदस्य होते हैं। अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उपाध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। अगला है, ये भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा वाला जो है उसमें शामिल हो गया है। यूएनसीईबीडी, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो वही सेम रिपीट है आज दोबारा से। तो बिग डेटा के यूज को कैसे देश यूज कर सकते हैं, तो इस संस्था यूएनसीईबीडी में इंडिया शामिल क्या क्यों हुआ है? तो ये क्या कहता है यूएनसीईबीडी? ये बताएगा देशों को, सब दुनिया के देशों को बताएगा कि डाटा का यूज करो कैसे करो, कि अपने लक्ष्यों को, जैसे अब मान लो एआई टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, पर्यावरण में कैसे करना है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। तो ये तकनीक का, बिग डेटा जो है, उन सबका यूज करना बताता है। तो भारत इसमें शामिल हो गया है। उत्पत्ति कब हुई थी इसकी? तो 2014 में ऑस्ट्रेलिया को पहला अध्यक्ष बना के हुआ था। बाकी सारा वही है, डाटा को करते हैं। अब है असम के दीमा हसाओ एक जिला है, वहां पे कोयला खदान में दुर्घटना हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी आर्टिकल। और असम के डीमा हसाओ में कोयला खदान की दुर्घटना हुई है। तो मेन बात है कि यहाँ कोयला खदान में 9 श्रमिक फंस गए थे, 4 का सब बरामद हो चुका है। तो ये है। अब इसके बारे में मेन चीज है वो है रेड होल माइनिंग क्या होती है। तो जो ये फंसे हैं लोग, वो सब रेड होल माइनिंग में फंसे हैं। तो इसे हमें थोड़ा डिटेल से जानना है। सबसे पहली बार, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इस एरिया में ये जैसे असम वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश है, ये इस वाले एरिया में मेघालय और असम वाले एरिया के आसपास रेड होल माइनिंग ज्यादा होती है मेघालय में। यहाँ होता क्या है, जैसे छोटी सी, जैसे जमीन से सुरंग बनाते हैं। और सुरंग कैसे बनाएंगे? छोटी सी, छोटी इतनी होगी कि एक व्यक्ति ही उस सुरंग में एक टाइम पे जा पाएगा। और उसमें अंदर जाने के बाद तब तक खोदते रहते हैं जब तक क्या ना निकले, कोयला ना निकले। तो एक सुरंग खोदेंगे और सुरंग में एक व्यक्ति जाएगा। वैसे समझो ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी में कई सारे ऐसे छेद कर दिए गए हैं सुरंग के, और इनमें से एक एक व्यक्ति जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कोयला ना मिले, और अंदर से कोयला ले लेके निकालेंगे। इलीगल है माइनिंग, एनजीटी ने इसे बंद कर रखा है 2014 से, 13-14 से। तो ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये हमने देखा पर्यावरण को, मतलब जमीन को खोदने। अब कैसे होते हैं? ये मान लो एक पहाड़ी है, तो यहाँ पे छोटे से ऐसे होल करेंगे ये पूरे पहाड़ी में। अब इसके बाद ये ऐसे क्षैतिज रूप से जाएंगे इस पहाड़ी में, इन पहाड़ियों में, इन गड्ढों से क्षैतिज रूप से अंदर की ओर जाएंगे। और एक व्यक्ति जा सकता है, क्यों? क्योंकि 3-4 केवल फीट के होते हैं ये। अब पहाड़ी के अंदर ये ऐसे ऐसे बना लेते हैं, और इसके बाद उतरने के लिए हो गया, यहाँ के बाद इधर इधर फिर क्या कर देते हैं, गड्ढे करके ये निकालते हैं। तो 2014 में एनजीटी ने, जो अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने इसे बंद कर दिया था, रेड होल माइनिंग को। क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों का यूज किया जाता है ज्यादा, छोटे बच्चे ज्यादा आसानी से जा पाएंगे। और मेघालय में बैन के बावजूद भी हो रहा है, वहीं लोग फंस गए हैं। तो ये होगा। तो ऐसे छोटी सी माइन होती है, इसमें जाते हैं लोग।
तो टनल में रेस्क्यू वगैरह चलता ही है। तो ये है। अब रेड होल माइनिंग के खतरे के मतलब खनन के बारे में देखें तो बच्चों का प्रवेश होता है कोयला निकालने के लिए। रेड होल क्यों नाम डाला? केवल एक व्यक्ति जा सकता है। कहाँ होता है अभी? मेघालय और असम में। इंपोर्टेंट है मेघालय जो वर्षा वाला एरिया है सबसे, और असम वाला एरिया है। 2014 में एनजीटी ने इसे प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें कुछ ऐसे होता है जैसे बॉक्स कटिंग में क्या होता है, जो देखा था हमने, ऐसे बॉक्स टाइप का पहाड़ी में थोड़ा सा काट लेते उसी में से एंट्री करते हैं। तो गड्ढा खोद लेते हैं और कोयला तक वो खोदते रहते हैं। उसे जुड़ी समस्याएं क्या है? अब नॉर्मल सा है कि अगर जिस एरिया में खोदेंगे ये पर्याप्त वनों को काटेंगे, मिट्टी का कटा होगा। उसके के बाद है एसिड माइन ड्रेनेज का मतलब होगा अम्लीय अपवाह से जल की गुणवत्ता, जहाँ खुदाई हो रही होगी जल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, जैव विविधता कमजोर हो जाएगी, नदियों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। स्वास्थ्य, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सुरंग के अंदर जहाँ सांस लेने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, तो स्वास्थ्य को तो है ही। और धूल से क्या हो जाएगा? फेफड़ों में संक्रमण की समस्या हो जाती है। तो ये देखा हमने। अगला आर्टिकल है तेलंगाना को लेकर। तो तेलंगाना लोक सेवा आयोग की नई भूमिका में आ गया है। तो तेलंगाना को देश के सभी पीसीएस जो होती हैं, जो पब्लिक सर्विस वाला है कमीशन, तो पीएससी के सभी कानून मुद्दों का समन्वयक नियुक्त किया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? यूपीएससी और पीसीएस जितने होते हैं वो सब बैठ के क्या करते हैं? बैठक करते हैं। यूपीएससी और सभी पीसीएस, इनमें से हर एक राज्य का एक बार नंबर आ जाता है हर साल, और उसे उस साल के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। क्या कि वो सम्मेलन करेगा और सबकी बात रखेगा और सारी चीजें मतलब चर्चा का विषय बनाते हैं। तो इस बार तेलंगाना का जो पीसीएस है उसे नियुक्त किया गया है समन्वय के रूप में। अब वही सारे कानूनी मुद्दे उठाएगा सब पीसीएस की तरफ से। तो बेंगलुरु में इनकी बैठक हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में पीएससी की बैठक हुई थी 25वीं, और इसमें उद्घाटन किया था जगदीप धनखड़ जी ने। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अभी, प्रीति सुडान, वो उपस्थित थी इसमें। तो ये था। अब राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल कौन सा? 315 से 323 भाग 14। तो 315 से, अब भाग 14 है और 315 से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे याद कर लो 14 वाला 15 से स्टार्ट है। तो भाग 14 और 15 से स्टार्ट है। 315 का 324 वाला 323 तक है। उसके बाद है नियुक्ति और भूमिका वगैरह। तो नियुक्तियों, परीक्षाएं कराना इनका मेन लक्ष्य होता है। लोक सेवा आयोग की भर्तियां ये सब ये करते हैं। नियुक्ति और कार्यकाल, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। आयोग के जो सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है 316 के तहत। और राज्य के सभी का कार्यकाल 6 या 62 होता है, तो वही है। पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य होता है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब उसके बाद है त्याग पत्र कैसे होता है? तो राज्यपाल को आसानी से दे सकते हैं त्याग पत्र लिखित रूप से। पर इम्पोर्टेंट है, हटाना हो, चूंकि ये कहाँ है? संवैधानिक निकाय है, तो हटाने के लिए संवैधानिक निकाय में किसकी जरूरत पड़ती है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान ही से हटाया जा सकता। मेन बात है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, पर त्याग पत्र ये राज्यपाल को दे सकता है। तो ये। अगला है रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो जम्मू को वो उसमें जापान में कल भूकंप आया था, तो ये है रिंग ऑफ फायर उसका। तो इसके बारे में हमें थोड़ा देखना है। तो इधर की तरफ हम देखते हैं कि इसमें कई सारी प्लेटें हैं। उन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण ये क्या है? भूकंप आते हैं यहाँ पे। तो रिंग ऑफ फायर, भूकंप, ज्वालामुखी, सारी चीजें आती हैं, इसी वजह से इसका नाम ही है रिंग ऑफ फायर। तो ये देखते हैं। अब ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम जानते हैं कि जब प्लेट विवर्तन की हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही थे। तो इनकी प्लेट तो एक ही है ना, ऑस्ट्रेलिया इंडियन प्लेट। तो ऐसे याद कर लो ये सेम प्लेट रहेगी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया प्लेट। ये पूरी प्लेट जहाँ हिमालय बना था इसे क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट। तो दो प्लेटें देखी, इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर यूरेशियन प्लेट। बीच में ये फिलीपींस कंट्री है, तो फिलीपींस की प्लेट है इधर। तो इतना हमने देखा, ये तीन प्लेटें इधर हमें मिल गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, और एक छोटी प्लेट है फिलीपीन प्लेट। ये प्लेटें इधर है। और इधर की तरफ देखेंगे तो कोको कोको प्लेट है बीच में, कोको के नीचे नजका प्लेट है। कोको वाली प्लेट है। कोको को कैसे याद कर सकते हैं? कि जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं तो कॉफी पीते लोगों को देखते हैं, कहाँ के लोग होते हैं? वो अंग्रेज। तो कोको प्लेट मतलब कॉफी ऐसे पी रहे हैं। तो कोको प्लेट अमेरिका के पास रहेगी। नजका प्लेट थोड़ा नीचे की तरफ रहेगी, साउथ अमेरिका की तरफ। तो हमने ये 4-5 प्लेटें देखी छोटी छोटी। पर मेन इनसे मतलब नहीं, मेन है जो पैसिफिक प्लेट है, ये पूरी बड़ी प्लेट समुद्र की,
वो प्लेट जब इन आपस में इन प्लेटों से टकराएगी तो क्या आएगा, घर्षण होगा, घर्षण के बाद भूकंप होगा और ज्वालामुखी आएगा, क्योंकि जब एक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी पैसिफिक वाली नीचे, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, भूकंप भी के साथ ज्वालामुखी भी आ जाएगा। अब इसे इसमें समझते हैं, ये मानते हैं नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, तो ये लिखा है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, कनाडा वाले की। तो ये प्लेट है, यहाँ पे आ रही है ये कौन सी, पैसिफिक प्लेट, ये नीचे चली जाएगी, और जितने जब नीचे जाती है तो ये बनता है बेनियोफ जोन 45 डिग्री। इसके बाद क्या होता है, ऊपर ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और इसके बाद ज्वालामुखी निकल जाता है यहाँ से। अब उसके बाद अब इस एरिया में कुछ हम एरिया देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम चैलेंजर डीप है यहाँ पे, फिलीपीन का ट्रेंच हमने देख ही लिया क्योंकि फिलीपीन प्लेट है। ये जावा ट्रेंच है जो एशिया में इंडिया के आसपास ये सबसे गहरी जगह हो जाएगी। उसके बाद है मैरियाना, देखते ही है मैरियाना दुनिया में सबसे डीपेस्ट पॉइंट में आ जाता है। क्यूरिल, क्यूरिल वाला एरिया ये है जापान वाला। इधर एक ट्रेंच है और छोटी प्लेट एलुशियन, तो एलुशियन प्लेट है, एलुशियन ट्रेंच, ये याद रखना है, ऊपर की तरफ है। इधर अमेरिका वाली है और इधर पेरू और चिली चूंकि कंट्री है तो याद, इधर टोगो कंट्री है, टोंगा कंट्री तो टोंगा हो जाएगा। कर्दमक है, इधर कर्दमक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा एक ट्रेंच है, कर्दमक ट्रेंच है, ऊपर टोंगा ट्रेंच है। तो ये थोड़े याद रखना, इधर चैलेंजर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, चैलेंजर और मैरियाना ट्रेंच, तो ये याद रखना। अब ये क्या है, ये सारे एरिया में जो ट्राइंगल बने हैं ये वोल्केनो है। अब देखने को मिल रहा है हमें वोल्केनो कहाँ बन रहे हैं, जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, तो इस एरिया में ये अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट टकरा रही है, किससे, पैसिफिक से। पैसिफिक नीचे जाएगी और उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया हो जाएंगी और ये रॉकी एंडीज माउंटेन भी बनेंगे। इधर की तरफ हम देख रहे हैं पैसिफिक जा रही है, इधर फिलीपींस ट्रेंच, यूरेशियन प्लेट इनसे टकरा रही है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा रही है, उसके बाद भूकंपी क्रियाएं हो रही हैं। तो वो देखा हमने, यहाँ पे पिनाटुबो फिलीपींस का माउंटेन है, तो फिलीपींस का मेन माउंटेन कौन सा, पिनाटुबो माउंटेन। जापान का फ्यूजी माउंटेन, जापान का सेंडाई माउंटेन, माउंट हेलेंस, वॉशिंगटन इधर की तरफ है। उसके बाद है क्या है, पेरीकोटेन माउंटेन, पेरीकोटेन भी इम्पोर्टेंट है, ज्वालामुखी क्रिया से बना है। तो ये अब ये सारे क्या दिख रहे हैं, रिंग ऑफ फायर के पार्ट हैं। तो वही है ये वाला एरिया। जैसे यहाँ पे माउंट ईबू है, इधर की तरफ सेमेरू है, तो ये इंपॉर्टेंट आ रहेंगे। तो रिंग ऑफ फायर अब हमने देख लिया, ऐसे ज्वालामुखी भूकंप दोनों क्रियाएं होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक मेन कारण है यहाँ पे, प्लेटें भी देख ली, ऐसे प्रशांत प्लेट है, ऊपर की तरफ एक ज्वाइंट फूका प्लेट है। उसके बाद है कोको प्लेट देखा है जो अमेरिका के पास थी, नजका प्लेट अमेरिका में नीचे की तरफ थी, फिलीपींस प्लेट है ये है। ट्रांसफॉर्म जो फॉल्ट बाउंड्री है, मतलब क्या है, दो प्लेटें टकरा रही हैं और उसमें क्या है, अब इस वाले एरिया में प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बीच में रिंग ऑफ फायर है। अपवाद क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड फॉल्ट बाउंड्री, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास से खिसकती हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसमें सबडक्ट नहीं हो रही, इसमें दोनों एक दूसरे से खिसक रही हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री, फॉल्ट है बीच में। तो ये भूकंप के कारण क्या है, इन्हीं ट्रांसफॉर्म जो एरिया वाले एरिया में जब एक दूसरे से टकराते हैं, तनाव होता है और रिलीज होता है तो भूकंप होता है। तो ये देख लिया हमने। ज्वालामुखी क्रिया कब होती है, इंपॉर्टेंट होता है, ज्वालामुखी कब होगी, जब एक प्लेट नीचे प्लेट में जाएगी, वो इतनी नीचे जाती है कि रेडियो एक्टिवता स्टार्ट हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ता है रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण, और टेम्परेचर के बाद पिघल जाएगा वो प्लेट और लावा निकलेगा। पर जब प्लेटें नॉर्मल टकराती हैं या घर्षण होता है तो क्या होता है, भूकंप आता है। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग में कुछ बदलाव हुए हैं, इसके लिए सरकार ने इसे पुनर्गठित कर दिया है। तो बस ये है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 48 में ही हमने परमाणु ऊर्जा का आयोग बना दिया गया था, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम को विस्तार करना, योजना बनाना, ये सब इसके काम है। मेन बात है सरकार ने इसका पुनर्गठन किया है, बना 1948 में था, ऐसे याद कर सकते हैं। 47 में के बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई, 48 में पाकिस्तान से युद्ध होने लगा था, तो हमने उसी टाइम बना दिया था। अगला लास्ट आर्टिकल है एंटी टैंक मिसाइल को लेकर। एंटी टैंक मिसाइल है, उसका नाम क्या है, नाग MK2। तो नाग पहले से ही थी, उसका नया रूप आया है, तो तीसरी पीढ़ी का नया आया है। तो बस याद रखना है नाग मिसाइल क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी, इसे फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, कि दागो और भूल जाओ, एक बार में सटीकता से हमला करता है। 500 से 4000 मीटर तक जा सकता है, तो 4 किलोमीटर तक, दिन हो चाहे रात हो। इंफ्रारेड इमेजिंग का प्रयोग करेगा, ये क्या होता है, रात में देखने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें करेंगे।
अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे लेह लद्दाख के पर्वत और दर्रे हमने पढ़े थे, तो शॉर्ट शॉर्ट में थोड़े से क्वेश्चन है। अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे तो नहीं आएंगे डायरेक्टली, पर यहाँ पे अभी इस वजह से बनाए हैं ताकि क्या हो, एक एक दर्रे के बारे में पहले याद हो जाए, फिर इन्हीं को मिला के पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि बड़ा आएगा। जैसे कि लिखा है खारदुंगला किसे जोड़ता है, तो अब इसमें से बताना है। चांगला दर्रा कहाँ है, इसमें से बताना है। उसके बाद है थांगला दर्रा, जोजिला दर्रा, अभी हमने देखा था जोजिला दर्रा, तो ये देखा, तो इसमें से कमेंट बॉक्स में ये बताने इनके आंसर। उसके बाद हमने देखा था वन्यजीव बोर्ड का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, और अगला है एनडब्ल्यूबीएल के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये भी देखा था कौन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है कि रक्षा मंत्री होता है कि राष्ट्रपति है। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की सीमा में परिवर्तन किसकी मंजूरी के बाद होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद होता है, ये बताना है। हुलू गिब्बन, हुलू गिब्बन के बारे में कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्यों में पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में पाए जा रहे थे या दक्षिण में पाए जा रहे थे। यूपी जो पीसीएस बोर्ड है उसका गठन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, एज क्या होती है, और हटाए कैसे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को इस वीडियो के जो नॉलेज मिली है उसके आधार पर इन्हें सॉल्व करना है।